पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था और वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाले थे अच्छी स्थिति में। और आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालेंगे किसमें? निरक्षीय स्थिति में, है ना। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालने वाले हैं? तीव्रता। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। कल हमने तुम्हें इसके बारे में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। और उस निकाय में सभी लोग ध्यान से सुनेंगे यहाँ, उस निकाय में क्या होगा कि दो आवेश होंगे, एक आवेश धन आवेशित होगा और एक आवेश ऋण आवेशित होगा। जैसे ये हमारा माइनस आवेश है और ये हमारा प्लस आवेश है। दो आवेश होते हैं वैद्युत द्विध्रुव में और इसका एक मध्य बिंदु होता है O, और यहाँ से यहाँ की दूरी L होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी भी L होती है। इसी को तो कहा जाता है ना वैद्युत द्विध्रुव। कल बताए थे तुम लोगों को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उससे बने निकाय को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक, अब इस द्विध्रुव के कारण तुमको बतानी है तीव्रता, और वो भी किसमें बतानी है? निरक्षीय स्थिति में बतानी है। कल हम लोग अच्छी स्थिति में बताए थे। अक्ष का मतलब होता है कि इसके सीध में कोई लाइन हो, सीध में जो रेखा होती है उसी को अक्ष कहा जाता है। निरक्ष किसे कहते हैं? निरक्ष का मतलब होता है जो उसके मध्य बिंदु के ठीक लंबवत हो, उसे कहा जाता है निरक्ष। तो अगर निरक्ष की बात करेंगे तो हम मध्य बिंदु के ठीक लंबवत कोई बिंदु ले लेंगे। मान लो यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु ले लिया यहाँ पे P, और यहीं पे हम लोग बताएंगे तीव्रता। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये बिंदु इससे द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा बिंदु है ये द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। मान लेते हैं R दूरी पर। द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। अब अगर तुम इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता बताओगे तो इस दूरी की जरूरत पड़ेगी, इस वाले के कारण यहाँ तीव्रता बताओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और दो ही आवेश है, दोनों के कारण हम तीव्रता निकालेंगे यहाँ। तो पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक चीज पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बात ये ध्यान से देखनी है कि भाई देखो, अगर तुम इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता बताओगे तुम्हें इस दूरी की जरूरत पड़ेगी। ये दूरी पता नहीं है तुमको, ये वाली दूरी भी नहीं पता है, तो सबसे पहले इसका एक नाम दे देते हैं AO और इसका नाम दे देते हैं B। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOB में हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। तो AP बराबर कितना होगा? AP बराबर होगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार से BP बराबर भी वही होगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, क्योंकि यहाँ भी L और R है और यहाँ भी L और R है, तो दोनों का मान बराबर होगा। अब देखते हैं, इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता चाहिए, तो हम लोग तीव्रता का सूत्र कल निकाले थे कि किसी आवेश के कारण कितनी तीव्रता होती है। कल इस बात को हम लोगों ने प्रूफ किया था। क्या होता है? 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, और R का काम इसमें कौन करेगा? ये करेगा, ये R का काम करेगा। आवेश से उस जगह की दूरी को R कहते हैं। ये मत सोचना कि R यहाँ बना दिए तो ये R होगा। R का मतलब वहां था आवेश से उस बिंदु की दूरी, जो कि इसका स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा हमारा? उसी तरह -Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे? तीव्रता। तो बराबर होगा 1/4πε0 -Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई यहाँ से यहाँ की दूरी भी तो वही है ना, स्क्वायर करने पर। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट बात अब जानते हैं, हमने शायद बताया नहीं था तुम लोगों को।
जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। और सदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का के अंदर दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है सदिश राशि होने की वजह से इसके अंदर क्या होती है? दिशा होती है। तो दिशा इसकी किधर होगी ये हमको पता करना है। तो देखो, अगर प्लस आवेश के कारण हम तीव्रता निकालते हैं तो उसकी दिशा हमेशा प्लस से दूर की ओर होती है, और माइनस के कारण अगर हम तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा माइनस आवेश की ओर ही होती है। तो इसके कारण जो तुम तीव्रता यहाँ पे निकाले हो इसकी दिशा किस तरफ होगी? प्लस से दूर की ओर होगी, मतलब इसकी साइड नहीं होगी, इससे दूर भगेगी इसके कारण जो तीव्रता यहाँ निकालोगे उसकी दिशा इससे दूर भगेगी, और इसके कारण जो तीव्रता निकाले हो उसकी दिशा इसी की तरफ होगी। तो ये तुम्हारा E1 है और ये तुम्हारा क्या है? E2 है। अच्छा देखो, अगर यहाँ मान लो थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। और तुम लोगों ने शायद कभी पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें एक बहिष कोण होता है, और ये जो बहिष कोण होता है ये अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला कोण इनके योग के क्या होता है? बराबर। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा फिर? 2 थीटा होगा। इन दोनों के योग के ये बराबर होगा। बहिष कोण प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। तो दोनों के कारण हमने तीव्रता निकाली, इस आवेश के कारण भी निकाली और इस आवेश के कारण भी निकाली। अगर दोनों को तुम देखो तो दोनों का परिमाण सेम है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, बस अंतर ये है कि यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू। समझ रहे हो ना? तो परिमाण में तो दोनों समान ही है ना, सिर्फ चिन्ह में अलग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E1 बराबर E2, क्योंकि परिमाण में दोनों का मान क्या है? सेम है ना। अब अगर हमें कुल तीव्रता चाहिए तो भाई ये दोनों तो सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को हम जोड़ तो सकते नहीं कि ऐसे सामान्य तरीके से जोड़ दें E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि यहाँ बीच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। कल कोई कोण बन नहीं रहा था तो हमने जोड़ दिया था, आज इसमें कोण बन रहा है ना बीच में। तो दो सदिश राशियों के बीच जब कोण बनता है तो वहां पे तुम्हें समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का सूत्र लगाना होता है। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 और कॉस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 2 थीटा कर रहा है। दोनों के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा है। तो देखो हम लोग